नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर बिलावल भुट्टो भारत के दौरे पर आने वाले हैं एससीओ मीटिंग अटेंड करने। और बताया जा रहा है कि उन्होंने जैसे ही कहा कि हम भारत के दौरे पर जाएंगे, उसके बाद अटैक हुआ। और ये चीज़ कहीं ना कहीं कनेक्टेड लगती है देखने से, लेकिन आने वाले समय बताएगा, जांच चल रही है, उसके बाद पता चलेगा ये चीज़ें कनेक्टेड थी क्या थी। लेकिन इसी मुद्दे पर आरजू काजमी और सुमित पीर सर चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये मुद्दा कनेक्टेड है दोनों एक दूसरे से, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने जैसे ही वहाँ बोला इंडिया आने के लिए, वैसे ही कश्मीर में एक टेरर अटैक हो गया। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सुमित जी, आपकी कई बातें जो है ना वो अब एक एक करके सामने आ रही हैं। लोग लिख भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि आपने कहा था कि एससीओ की मीटिंग जो है कश्मीर में, श्रीनगर में रखवा तो दी गई है, कह तो गया, मतलब कह तो दिया है भारत की तरफ से, लेकिन उसके बाद काफ़ी खतरा लगता है। और यही हमने कल देखा कि एक जो अटैक हुआ, पहले कहा गया कि जी शायद कोई आसमानी बिजली गिरी है, लाइटनिंग का कुछ कहा गया, उसके बाद कहा नहीं है टेरर अटैक था और बुलेट्स भी मिली हैं। और किस तरह देख रहे हैं आप ये, क्योंकि एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी की जो है फॉरेन ऑफिस की तरफ से कहा गया कि जी वो जाएंगे शिरकत के लिए एससीओ की मीटिंग में, और उसके साथ ही ये सब कुछ हो जाता है। क्या ये कनेक्टेड है या आपको लग रहा है कि ये दो अलग अलग चीजें हैं? देखिए आरजू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और ये अनफॉर्चुनेट है कि जो मैं चीज़ें बोलता हूँ सच आ जाती है, और कई बार अच्छी चीज़ें होती, कई बार बुरी चीज़ें होती है। देखिए, यहाँ 5-6 पहलू आपको समझने पड़ेंगे। मैं अभी एक चैनल पे था तो मैंने तब इसके बारे में हिंट, कल परसों की बात है, 2-3 दिन पहले की बात की। मैंने कहा भाई ये अतीक को क्यों मारा? अतीक कुछ ऐसा बोलने वाला था कि जैसे अतीक ने बोला लश्कर तोयबा, आईएसआई, जैश मोहम्मद, अतीक ऊपर। और उससे पहले उसकी रंजिशें भी वही थी, उसकी दुश्मनियां भी वही थी, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड सब वही था। तो क्या अतीक कुछ ऐसा जानता था? क्या कुछ ऐसा होने वाला था जिसका वो खुलासा करने वाला था? अतीक ने कोर्ट में ये भी बोला कि भाई राजस्थान से हथियार आ रहा है, मुझे आईएसआई से हथियार मिलते हैं, ड्रोन के थ्रू मिलते हैं। उमेश पाल के मर्डर में जो हथियार हुआ है वो आईएसआई ने मुझे दिए। और ये जो जिन्होंने अतीक को मारा, इनके पास टर्किश मेड पिस्टल्स आती हैं, 10 लाख की एक पिस्टल है, यहाँ तो मिलती नहीं। ये पिस्टलें इनको किसने दी, क्यों दी? और अतीक ने भी कहा था कि भाई मैं आपको बताऊंगा राजस्थान में स्मगलिंग कहाँ कहाँ से होगी, वो निशानदेही कराऊंगा। कुछ हथियारों की निशानदेही उसने प्रयागराज में भी कराई। और अचानक उसके और उसके भाई को मारा जाता है। और वो जो 3 शूटर थे वो कह रहे जी हमने तो फेम के लिए मारा। फेम के लिए मारा तो तुम्हारे पास 50 लाख के हथियार कहाँ से आए? किसी ने तो दिए, कुछ तो खुलासा था। और मतलब अब क्या कहें, 48 घंटे नहीं होते तो ये घटना आपकी पुंछ में हो जाती है। अब इसमें देखिए, आप लॉजिक देखिए। हाँ, आपने और मैंने मलिक साहब के इंटरव्यू के बारे में बात की थी। अब तब आरजू जी, मैंने आप इम्पोर्टेंट पॉइंट एक बोला था। मैंने कहा था जब आर्मी श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतरती भी है, पुलवामा, कुपवाड़ा, द्रास, बिजबहारा, अनंतनाग, सोपोर, शुपियन, यहाँ एयरपोर्ट तो है नहीं, यहाँ तो आर्मी को बाई रोड ही जाना पड़ता। और पिछले 70 सालों से आर्मी इन्हीं रोडों से जाती है। तो वो जो लॉजिक था कि हाँ कि अगर आर्मी को श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतारा जाता तब ये इंसिडेंट नहीं होता, वो दैट लॉजिक डजंट होल्ड गुड। बिकॉज एयरपोर्ट से तो आपको जाना है ना। आप ये जब अब जैसे ये जगह थी, पुंछ का एरिया था, पुंछ की तरफ जा रहे थे ये। अब पुंछ में तो एयरपोर्ट नहीं है, आर्मी तो इसी रोड से जाती है। अब हुआ क्या कि बारिश हो रही थी, विजिबिलिटी खराब थी, एम्बुश किया गया राष्ट्रीय राइफल्स को, और 5 जवान हमारे शहीद हुए, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। और एक जवान हमारा क्रिटिकल इंजर्ड है। पहले गोलीबारी की गई बिकॉज बारिश थी, कॉन्वे स्लो चल रही थी। दूसरी बार फिर आरपीजी, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जो होता, उससे हमला किया गया और पेट्रोल टैंक को निशाना बनाया गया ताकि उसमें आग लगे। और फिर जब आग लगती फिर भी फायरिंग होती है, आग लगने के बाद भी फायरिंग होती है। और फिर वो कई जंगलों वंगलों में भाग जाते। खैर हमारे हेलीकॉप्टर हम और ड्रोन इसमें लगे उनको ढूंढने के लिए, तो वक्त की बात है, उनको पकड़ के न्यूट्रलाइज किया जाएगा। पर जो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं स्वर्गीय विपिन रावत जी की बात को याद करूं, उन्होंने कहा वी आर फेसिंग 2.5 एनिमीज, एक इधर और 0.5 यहाँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक नेक्सस बन रहा था
टेररिस्ट का, क्रिमिनल गैंग्स का, कुछ पॉलिटिशियंस का और कुछ लॉ एनफोर्समेंट का, और एक बहुत खतरनाक कॉकटेल बनता है वेयर दे कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, कि जहाँ ये काम करे, जहाँ ये काम करे, ये नहीं कर रहा तो ये कर रहा, ये नहीं कर रहा तो ये कर पा रहा। अब अतीक ने तो आज तक ये नहीं कहा था उसके आगे सारे लश्कर तोयबा से संबंध है, जैश मोहम्मद से संबंध है, उसने कहा और अतीक मारा जाता है। तब भी मैंने अंदेशा लगाया था क्या अतीक को जानता था, क्या अतीक को जानने वाला, तो मैंने आपका इशारा भी किया था G20 की तरफ। G20 की मीटिंग होने वाली है, हमारे पास कंफर्म्ड इंटेल है, कुछ ना कुछ होगा। अब आप देखिए, खैर ये जो लोग जंगलों में छुप गए हैं, इनको तो ये तो वक्त की बात है, दे आर न्यूट्रलाइज्ड, दे आर डेड मैन वॉकिंग, इट्स एज सिंपल एज दैट, उसकी टेंशन नहीं है। पर यह है कि इनके साथ और कौन कौन जुड़े हैं। और अब यहाँ आपके बॉर्डर पे क्या हो रहा है, आपके बॉर्डर पे हो रहा है कि जो टेररिस्ट कैंप्स बॉर्डर पे वो खाली किए जा रहे हैं, पहली बात। आपके जो फॉरवर्ड रडार्स है वो सारे एक्टिवेट किए जा रहे हैं। आपकी रावलपिंडी में मीटिंग पे मीटिंग हो रही कि मोदी जी रिटेलिएट कैसे करें, और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ रिटेलिएशन होगा। और मेरा पर्सनल असेसमेंट है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरा पर्सनल असेसमेंट है G20 की मीटिंग से पहले होगा। अब लेकिन सर अगर इस किस्म का कोई हादसा हो जाए जो कि भारत में हुआ है कल, तो उसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान को तो ये सब चीजें सोचनी ही थी ना, चाहे उसमें इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, कि जी अब नेक्स्ट स्टेप इंडिया जो है वो जाहिर शक करेगा पाकिस्तान के ऊपर, तो फिर क्या हो सकता है, क्या रिएक्शन नहीं, क्या हो सकता है? मैं आजू जी बताता हूँ आपको। देखिए, 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ये जो फॉरवर्ड रडार बेसिस है इनको एक्टिवेट क्यों किया जा रहा है, रडार पोस्ट को, जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको खाली क्यों किया जा रहा है, रावलपिंडी में मीटिंगें क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं G20 के आसपास आपको कुछ ना कुछ करना था, आपको J&K को फिर लाना था लाइमलाइट में, मीडिया में। और यहाँ आपकी बार एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हुई है, 2 चीजें जो मैं पहले से कहते आ रहा हूँ। पहली चीज हुई है, अब J&K में चाइनीज असला पकड़ा जा रहा है, चाइनीज मार्किंग के RPG, चाइनीज मार्किंग के पिस्टल्स पकड़े जा रहे हैं, और यहाँ जो शेल्स मिले हैं गोलियों के, उनपे चाइनीज मार्किंग है। अब चाइना ने आपको हथियार दिया, आपने इनको दिया, मुझे नहीं पता, क्योंकि कहीं ना कहीं से होता है, क्योंकि आपके जो अम्यूनिशन के कारखाने उसमें तो यूक्रेन के लिए हथियार बन रहे हैं ना आजकल। आपने तो उनको आउटसोर्स किया, वया जर्मनी जाते हैं वो यूक्रेन। ये तो खैर आप नहीं बताएंगे, पर हमें तो पता रहता है कि आपके एम्यूनिशन डिपो में क्या बन रहा है। चाइनीज हथियार मिलना, चाइनीज RPG मिलना, चाइनीज ग्रेनेड मिलना और चाइनीज शेल्स मिलना, ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि हमारे थ्रू तो चाइनीज असला आता नहीं, हम तो चाइनीज तो हम कैरेक्टर यूज नहीं करते। तो चाइनीज असला आने का मतलब है कि वो रूट आपके थ्रू आया, पाकिस्तान के थ्रू आया, ISI के थ्रू आया, इसीलिए रावलपिंडी में मीटिंग्स हो रही है। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवानों को मारने का मतलब है अपनी मौत का वारंट साइन करना, क्योंकि राष्ट्रीय राइफल्स किसी को छोड़ती नहीं, हमारी कोई भी बटालियन छोड़ती नहीं, राष्ट्रीय राइफल्स तो 100% किसी को नहीं छोड़ती। तो राष्ट्रीय राइफल्स पे हमला करने का मतलब है कि, मतलब आई एम टेलिंग यू, जिन्होंने भी किया दैट डेड मैन वॉकिंग, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। बट ये करना, इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइंस बनाना, आप कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रहे हैं पाकिस्तान की भाई G20 और कश्मीर इज नॉट सेफ, वहाँ प्रॉब्लम है। और इस तरह का एम्बुश यूजुअली नॉर्थ ईस्ट में होता था, इस तरह का एम्बुश कभी आर्मी पे होता नहीं था। और आप इसको क्या बोलेंगे, इसको इंटेलिजेंस फेलियर तो नहीं बोलेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपके वीडियो में बोला था, मैंने कहा व्हेन देयर इज अ वॉर दीस काइंड ऑफ सिचुएशंस हैपन। अब इसको भी इंटेलिजेंस फेलियर, तो अब मलिक साहब के हिसाब से तो ये भी इंटेलिजेंस फेलियर होगा। इंटेलिजेंस फेलियर तो था नहीं, एम्बुश था। और जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है, एम्बुशेस हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह का। और हमें तो आरजू जी, हमें तो 100% टाइम सक्सेसफुल होना, और आपको तो एक बार सक्सेसफुल होना है ना। वी हैव टू बी सक्सेसफुल 100 टाइम्स, यू हैव टू बी ओनली सक्सेसफुल 1 टाइम। करेक्ट, ये भी एक दिस रियलिटी ऑफ लाइफ। और कहीं ना कहीं एक G20 का विषय भी है। दूसरा विषय है, आपके इलेक्शन हो रहे हैं, तो अब एक इलेक्शन पंजाब में या ओवरऑल इलेक्शन टालने का बहाना भी मिल गया जी, मोदी जी रिटेलिएट करेंगे। रिटेलिएशन आसमान से आ सकती है, जमीन से आ सकती है, समंदर से भी तो आ सकती है ना। आपकी बात जरूरी नहीं है जमीन आसमान सर से, माना तो नहीं, सर माना तो अभी तक किसी ने नहीं है ना कि यहाँ से हुआ है, ये कह नहीं। आपके बेस जो POJK में जो आतंकवादी संगठन है, उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो आपकी रावलपिंडी में मीटिंग क्यों हो रही? मतलब आपके तो एक तीर से 2 निशाने ना, एक तो G20 से पहले हो गया, फिर दूसरा इलेक्शन टालने का बहाना मिल गया, बोले जी इंडिया रिटेलिएट करेगा, तो इलेक्शन तो अभी हो नहीं सकता पंजाब में। और जो जनरल इलेक्शन की बातें हो रही, फिलहाल तो इंडिया का खतरा बढ़ गया, फॉरवर्ड पे फोर्स अटैक हमने एक्टिवेट कर दिया, आतंकवादियों को हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, भारत हमला करेगा। ये तो आपके ग्राउंड पे अभी सिचुएशन चल रही है जो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ।
सर तो आपके इलेक्शन गाँव तो पहले भी नहीं होने लगा था, इलेक्शन का तो पहले भी कुछ नहीं पता था, लेकिन आप ये तो जरूर बहाना है नहीं कि किया ना। अभी और इन्वेस्टिगेशन जिस ग्रुप ने जिम्मेदारी ली है, खैर मैंने वो न्यूज़ नहीं देखी, अगर आपके पास हो तो आप मुझे फॉरवर्ड कर दिएगा। जी तो इसके उसको फिर अगर अगर वो उसका कोई ग्रुप, जिस ग्रुप ने कहा है कि जी उन्होंने किया है, अगर उनकी बेस पाकिस्तान में है तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान को उसके ऊपर जो है एक्शन करना चाहिए उनके ऊपर। नहीं, पाक पीओ जेके में बेस ग्रुप है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपके आईएसआई के कहने पे ही तो किया, वो थोड़ी ना खुद कर रहे हैं खुद। और फिर आप कह रहे हैं कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आ रहे हैं जी इंडिया। अब देखिए एक लॉजिक बताता हूँ आपको, सिंपल लॉजिक। 3 महीने पहले इनविटेशन गया, एससीओ का एक एजेंडा है। आज बिलावल कह रहे हैं कि भाई मैं आ जाऊंगा। मुझे बताइए, वर्किंग डे बचे हैं 8 वर्किंग डे में क्या एजेंडा तय होगा? क्या आपके पॉइंट आएंगे? बायलैटरल ट्राइलैटरल की बातें होंगी, आपके पॉइंट्स, कुछ कॉमन ग्राउंड अचीव होगा? क्योंकि 8 दिन में कुछ नहीं हो सकता भाई। जिनको आना था उन्होंने तो 3 महीने पहले कह दिया। देखिए फिर शेरपाज आपस में एजेंडा, पॉइंट्स, कॉमनैलिटीज, क्या होगा, क्या एमिशन है, क्या आपकी आपत्ति, क्या हमारी आपत्ति है, अगर बायलैटरल होना किस मुद्दे पे होगा, अगर ट्राइलैटरल होना किस मुद्दे पे होगा, अगर कोई चीज निकालनी है तो कम से कम एक फ्रेमवर्क बनता है। देखिए 8 दिन में फ्रेमवर्क बनाना संभव तो है नहीं। अब बिलावल साहब तो आ रहे चाय पीने और बिरयानी खाने, चाय और चाय पिलाएंगे, बिरयानी अच्छी बनती है हमारे यहाँ, वो तो खैर हो जाएगी। और साथ ही के साथ हमारे यहाँ जवानों पर अटैक भी हो रहा है। तो आप इन सारी चीजों को यही तो जोड़िए। बात है सर, यही तो बात है ना कि वो ठीक है चले बिरयानी खाने आ रहे हैं व्हाटएवर। भारत जिस तरह G20 की मीटिंग कश्मीर में कराना चाहता है और उसके डेट भी तय कर दिया कि इस डेट को G20 की मीटिंग होगी, और पाकिस्तान को ये दिखाना है कि देखो अभी कश्मीर में टेररिज्म है, कश्मीर सुरक्षित नहीं है, इसलिए पाकिस्तान ऐसे मूवमेंट पर अटैक करता है जिससे हेडलाइन वाले वर्ल्ड वाइड कि नहीं नहीं देखो अभी भी कश्मीर सुरक्षित नहीं है, कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, भारत के जवान शहीद हो रहे हैं, इस तरह की बातें दुनिया में की जाने लगे और पाकिस्तान अपने जो प्रोपेगेंडा है उसमें सफल हो सके। यह अटैक पाकिस्तान से भी हुआ है, सबको पता है, इसलिए पाकिस्तान में रावलपिंडी में इतनी मीटिंग्स चल रही है। अगर आप अटैक नहीं करेंगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं है मीटिंग करने की, इंडिया अटैक कर देगा, हमें इलेक्शन रोकना पड़ेगा, इस तरह की बातें की जा रही है पाकिस्तान में। पहले से ही पाकिस्तान की सरकार के मन नहीं था कि इलेक्शन हो, क्योंकि पता है अगर पाकिस्तान में इलेक्शन होगा तो इमरान खान जीत जाएगा, शायद यही वजह है। और ये नई वजह निकाल के उन्होंने रख दी कि नहीं होना चाहिए इलेक्शन। इससे उनके एक तीर से कहने का मतलब 2 निशाने उन्होंने लगाए। एक तो ये दिखाया कि कश्मीर सुरक्षित नहीं है, अभी भी डिस्प्यूटेड एरिया है और वहाँ पर आतंकवादी हमले होते हैं। दूसरा, उन्होंने ये पाकिस्तान सरकार को बताया कि यहाँ पर हमला हो सकता है, इंडिया जिस तरह से टेरर अटैक इंडिया में हुआ है, इंडिया रिटेलिएट करेगा और पाकिस्तान को बुरे अंजाम भुगतने होंगे। इसके तहत वो वहाँ पर इलेक्शन को रोक दे, इलेक्शन के डेट को आगे बढ़ा दे। ये दोनों मैसेज पाकिस्तान देना चाहता है, लेकिन अब आने वाले समय में देखना होगा कि भारत कब उस पर हमला बोलता है, कैसे उन टेररिस्टों को ख़त्म करता है, ये तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन कंफर्म ये है कि ये ज़रूर अटैक होने वाला है, उसकी प्लानिंग बनाई जा रही है। बड़े बड़े विश्लेषक बता रहे हैं कि प्लानिंग चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी छुपे बैठे हैं उनको फिर से न्यूट्रलाइज करने का उपाय किया जा रहा है कि कैसे उन लोगों को ख़त्म किया जाए, और ये जल्द से जल्द होगा, इसमें देरी नहीं की जा रही है, ये भी बताया जा रहा है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान इतना डरा और सहमा हुआ है कि अब भारत की तरफ से हमने तो जो कांड करना था कर दिया, लेकिन अब जो भारत की तरफ से आएगा वो ज़्यादा विनाशकारी होगा। मुझे तो लगता है कि जो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक था उससे कुछ डबल बड़ा करना चाहिए, मतलब उससे 2 गुना होना चाहिए, तब पाकिस्तान को समझ में आएगा कि इंडिया के छेड़खानी करने का मतलब क्या होता है। पहले तो सरकारें जो थी वो जवाब नहीं देती थी, चुपचाप ये कर लेती थी, बैठ जाती थी, अरे उधर से फिर हमारे वार छिड़ जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह की बातें होगी। जबकि सेना उस टाइम में भी कैपेबल थी कि पाकिस्तान जैसे देश को आराम से टेक ओवर कर सके, ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं थी। लेकिन उस टाइम में सरकारें कैपेबल नहीं थी, सरकार फैसला नहीं ले पा रही थी। लेकिन अब का सीन अलग है, सरकार फैसला लेती है कि उसे क्या करना है, और आने वाले समय में आपको ये देखने को जरूर मिलेगा। तो बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।